हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल मेरे सभी आईआईटियंस को। राहुल सर का, एमआर के सर का बहुत बहुत नमस्कार। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने डिटरमिनेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया? क्वेश्चंस हो रहे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। और कोशिश रही है कि सारी बातें वहाँ बता दी जाएं, और सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है ना। ग्रामर रूल आई होप कि लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एक बार ग्रामर रूल को सही से बता देना, तो भाई उम्मीद के साथ मैंने वो बताया। एक बार मैं आपके लास्ट क्लास के कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। लास्ट क्लास के कमेंट देख लेते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन में आपने D1 D2 D3 में D2 गलत ले लिया, जिससे आंसर गलत आ गया। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आंसर होगा। कौन सा बोल रहा था यार? मैंने कुछ गलती कर दी थी क्या? एक बार देख लूंगा, जस्ट अ मिनट। बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था ना? सही है। I have recently this purchased this patch. I am from PCM background. I am like an average student. I am not a JEE aspirant. J main P वगैरह is necessarily NCERT नहीं चलेगा। माही NCERT अगर आपने कर रखी है तो पहली बात तो आप NCERT कर लो, एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है। प्लस आपको लगता है कि मैं NCERT से कोई चैप्टर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, लेट्स से मैट्रिसेस आपने जैसे कर लिया, तो कोशिश करो कि थोड़ा RD शर्मा तक मूव कर जाओ। RD शर्मा तक थोड़ा मूव कर जाओ। बट थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा अगर IIT के क्वेश्चंस को आपको छूना है। राइट अर्जुन सर, नाइस लेक्चर, मजा आ गया। अर्जुन थैंक यू। संचेता सर, ग्रामर रूल क्लियर है, बहुत बढ़िया। कुशाल सर, 24 मिनट पर जो क्वेश्चन है क्या उसमें ऑपरेशन लगा के उसे विदाउट FN कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते थे कुशाल। दराहील थैंक यू। अंकुज कंप्लीटेड सर। लोके सर, लास्ट क्वेश्चन में D1 D2 आपने गलत ले लिया है। बाय मिस्टेक ले लिया होगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। एसिक कंसेप्ट क्लियर। सर क्या डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पहले पहले कॉलम का कर दे, प्लस फिर सेकंड का, प्लस फिर थर्ड का कर दे। सर हाँ बिल्कुल जमित अब सब लोग वही लिखेंगे। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में D2 का -2 ले लिया गलती से, बाकी सब मस्त, मजा आ गया। वेरी गुड जमित, बहुत बढ़िया। छोटी मोटी मिस्टेक कैलकुलेशन में हो सकती है, कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा। माधवेंद्र कंप्लीटेड। श्री मोय घोष सर, क्लियर हो गया। वैभव कंप्लीटेड। ग्रामर रूल क्रिस्टल क्लियर सर। सर मैथ्स में एक्सेप्शंस पहली बार देखा है। वैभव हेलो फ्रेंड्स। आरती गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के बाद आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैट्रिसेस। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना मैट्रिसेस का थ्योरी आप लोगों को आता होगा यार, है ना, कि मतलब मैट्रिसेस क्या होता है ना, और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको सबको पता होगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है ना। उसके अलावा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये सब बातें आप लोगों को पता होगा, ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं आप लोगों से। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको करा रहा हूं, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो भाई साहब, आज न्यू चैप्टर मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 1 लास्ट डिटरमिनेंट फिनिश हो गया। आज मैट्रिसेस करेंगे, तो पहले थोड़ा सा आपका आंखें खोल दी जाए, है ना, थोड़ी सी आपकी आंखें खोल दी जाए मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। और किसी भी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो, है ना। अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जैसे 3 1 2 3 1 1 1 0 0 1। बात सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A32 क्या होगा,
मतलब ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इसमें ये जो पहला चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, और ये वाली चीज रिप्रेजेंट करती है कॉलम। तो थर्ड रो मतलब ये वाली रो है ना, ये थर्ड रो है आपकी, ये सेकंड रो है आपका, और ये फर्स्ट रो है आपका, और ये फर्स्ट कॉलम है आपका, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे सर, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एलिमेंट क्या हो गया सर, एलिमेंट हो गया जीरो। एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर पूछूं A33 कितना होगा, तो थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम सर 1 आ गया। तो इस तरीके से आप मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हो, बहुत अच्छी बात सर। सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका ऑर्डर कितना है, सर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3 का। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 का हो गया। और आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 ही एलिमेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आपको उतने एलिमेंट मिल जाते हैं जितने मैट्रिसेस के अंदर होते हैं। बिल्कुल सही सर। सेकंड चीज, छोटा सा रिवीजन कराता हूं सर, रो मैट्रिक्स क्या होता है, सर रो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल रो होती है, जिसमें केवल आपकी रो होती है 1 2 1, दिस इज रो मैट्रिक्स। सर कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, सर कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल और केवल कॉलम होता है 2 1 1। ठीक है, अच्छा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर, है ना, स्केलर मैट्रिक्स। सर स्केलर मैट्रिक्स होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ हैं आपके पास, बाकी सारे क्या हैं, जीरो, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, सर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, राइट। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, सर डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, बट यहाँ पे D1 D2 D3 आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, है ना। लेट्स से तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे सर, सेम हो जाएंगे, मतलब 1 2 और 3, 0 0 0 0 0 0, है ना। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया जिसमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है आपके पास। बात सही है, हाँ सर। अच्छा, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप सिंपली क्या बोलते हो कि सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे सर, 1 1 1 हो जाएंगे, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 1 1। तो इसको क्या बोलोगे सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है भाई, हाँ सर, ये बातें क्लियर होंगी। मेन बात आती है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या बनता है। भाई यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सर इसमें हम दो तरीके के मैट्रिक्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक तो पढ़ते हैं हम लोग क्या, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सर ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ये अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, कुछ भी ले लो, A1 A2 A3 B1 B2 और B3, नीचे जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के, जो नीचे एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल के हमेशा जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसके लिए वैलिड होता है,
सर ये वैलिड होता है ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी मैंने 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, हाँ सर। अगर मैं बात करता हूं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सर जिसमें क्या हो, अगर ये A1 A2 A3 है, इस बार मैंने ये B1 B2 और B3 ले लिया और बाकी सारे मैंने क्या कर दिए, जीरो कर दिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इस बार जीरो होंगे। दिस इज योर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब सर यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो सर वो क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों वो क्वेश्चन है ये, अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, चाहे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपका अपर हो चाहे लोअर हो, और ऑर्डर कितना है, 7 by 7 का है, मतलब रो भी साथ है कॉलम भी साथ है। आपसे क्या पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो एक बात बताओ सर, मिनिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? देखो मैंने आपके सामने 3 by 3 का बनाया है, तो इसमें मिनिमम जीरोस क्या हो सकते हैं? सर सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ होने चाहिए, बस नीचे वाले जीरो होने चाहिए। तो मिनिमम जीरोस आपको कितने दिखे इसमें? 3। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें तो मिनिमम जीरोस कितने हैं सर? 3 है। सर 3 लाने का कोई अच्छा तरीका? हाँ सर है। क्या करोगे? देखो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 9, मतलब ये ऑर्डर कितना है? 3 by 3 का है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट इज 3 स्क्वायर। बात सही है। और माइनस ऑफ 3 कर देता हूं और डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। क्या यही आंसर है आपका? देखो 3 स्क्वायर इज 9 में से 3 माइनस 6/2, सर 3 ही आंसर आ रहा है देखो। और सर यहां पर आपने ये 3 क्या रिप्रेजेंट किया है? अगर आपके पास ऑर्डर n का है, अगर आपके पास ऑर्डर n की मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है? n है, तो आंसर क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। अगर आपके पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपका आंसर क्या आ गया? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 7 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपका मिनिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? सर 7 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2। कितना आ जाएगा भाई? ये 49 माइनस 7 42 डिवाइड बाई 2, यानी कि 21 आ जाएगा। क्लियर? अब सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सर डायगोनल मैट्रिक्स भी ना, जो डायगोनल, नोट कर लेना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, या सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरे सारे एलिमेंट जीरो हो गए, अगर मेरे सारे एलिमेंट जीरो हो गए, नल मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स भी हमारे पास एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। मतलब कहने का, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो कितने जीरो प्रेजेंट हैं? सर 3 स्क्वायर, मतलब 9 जीरोस प्रेजेंट है। तो आंसर कितना आ गया? 3 स्क्वायर आ गया। और यहां पर ऑर्डर कितना है? 7 का है। तो मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 7 स्क्वायर, मतलब 49। बोलो सही है? बिल्कुल सही बात है सर। अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, ध्यान देना इस बात को। मतलब ये अगर A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, और ये अगर सारे जीरो हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि मैक्सिमम कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, तो मैक्सिमम नॉन जीरो तभी मिल सकते हैं जब केवल डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो, ऊपर वाला कोई भी जीरो ना हो। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो आप बता सकते हो यहां पर कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं? कोई बता सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। मतलब कहने का जितने ये एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट तो सर यहां भी लिखे हैं। तो ये वाले एलिमेंट कितने थे? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन दो। तो ये बात तो क्लियर है कि ये भी कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन दो ही होंगे। वो अलग बात है कि यहां पर ऑर्डर 3 है तो हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। तो इतने एलिमेंट तो सर ये वाले हो गए नॉन जीरो एलिमेंट्स। और सर कौन से बच गए? सर ये वाले बच गए। ये कितने हैं सर? सर ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का है तो प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर अगर n का होता तो ये एलिमेंट टोटल कितने होते? n होते। बोलो सही है। तो यही आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हो गए? फॉर्मूला हो गया एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू प्लस एन। मतलब अगर ऑर्डर 7 का है तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 और प्लस 7। तो कितना आ जाएगा? ये 21 प्लस 7 28 आ गया। कितना आ गया सर? 28 आ गया। बात क्लियर है क्या ना? हाँ सर एकदम बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? देखो सर ये भी सारे अलग अलग होने चाहिए। तो ये कितने हैं? ये हैं आपके पास एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन दो। सर ये भी कितने हैं? सर ये भी आपके पास, ये कितने हैं आपके पास? इसको भूल जाओ। ये वाले कितने हैं? सर ये n है। ये भी सारे अलग अलग होने चाहिए, है ना? ये भी सारे अलग होने चाहिए। तो एक तो आंसर हो गया ये एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन दो, ठीक है ना? प्लस एक हो गया सर ये n एलिमेंट्स, ठीक है। और सर जीरो भी तो एक अलग एलिमेंट होगा। वो अलग बात है कि तीनों जगह जीरो है, लेकिन जीरो एलिमेंट एक है तो ना, जिसको डिस्टिंक्ट ही काउंट करेंगे। भाई यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यहाँ सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये भी तो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुआ जीरो। हाँ, तो +1। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 29। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन जो बन सकता है इसके ऊपर, ये पूछा जा सकता है। ठीक बात है क्या? हाँ सर एकदम क्लियर है सर, बढ़िया तरीके से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है वो आता है कि कैसे मल्टीप्लाई करता हूं दो मैट्रिक्स को। अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है? देखो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3 का, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 का, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर, हो सकती हैं। कैसे होंगी? जो मैट्रिक्स ए है उसका जो कॉलम है और जो मैट्रिक्स बी है उसका जो रो है, ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। तो अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो सर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब ए बी फाइंड आउट होगा। और ए बी का कोई बता सकता है ऑर्डर क्या होगा? सर ऑर्डर होगा 2/2 का। जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? सर 2/2 का होगा। मतलब कहने का आप ध्यान रखिएगा, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये तभी पॉसिबल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे आप बताइएगा, अगर मैं लिख रहा हूं 1/7 और बी लिख रहा हूं 2/1, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं सर। सर क्यों? यहां पर जो कॉलम है 7 है और रो क्या है? 2 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वी कैन से दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो मल्टीप्लाई होने के लिए कॉलम और रो को आपस में सेम होना पड़ेगा। अब सर बात आती है कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं।
मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है वो केवल क्या होता है, रो बाई कॉलम। कहने का मतलब अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, दो मैट्रिक्स कैसी हैं, 1 2 1 1, 3 2 1 0, ऐसे आपकी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों को आप क्या करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो पहली बात तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ सर, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है ना, ये इसका कॉलम इसका रो सेम है, हाँ सर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको लेना पड़ेगा रो और सेकंड मैट्रिक्स का आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉलम। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करके, तो इस रो को मल्टीप्लाई करो पहले इस कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई 3 सर 3 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 1 सर 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 3 + 2 5 आ गया। अब इस रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, तो 1 × 2 सर 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 सर 0 हो गया, तो 2 आ गया। अब इस रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, सो 1 × 3 3, 1 × 1 1, तो 3 + 1 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1 × 2 2, 1 × 0 0, तो इसका आंसर आ गया 2। तो दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम इसका रो आपस में क्या हो, सेम हो। बात सही है, यस सर एकदम क्लियर है। तो अगर ये बात एकदम क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आपको गिवन है a + b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b², आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज a + b, व्हाट इज a + b, तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 + a, -1 + 1 0 आ जाएगा, 2 + b, और -1 -1 -2 आ जाएगा। यस और नो सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां से आप निकाल लो a + b का स्क्वायर। सर a + b का स्क्वायर क्या होगा, सर दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a + b, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखो यहां पे 1 + a 0, 2 + b, और दैट इज -2, राइट। यहां भी लिख दो 1 + a 0, 2 + b और -2। बात सही है, बिल्कुल सही है सर, एकदम क्लियर है। देखो यार, अब ऐसे करना तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, ऐसे करना कैलकुलेशन से के साथ खेलने वाली बात है। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो कि a + b का स्क्वायर आपने निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो मैट्रिक्स आपका ये आ गया, फिर a² निकालोगे, मतलब इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर b² निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करके ये मैट्रिक्स भी आएगा। फिर तुम क्या करोगे, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके a और b की वैल्यू निकालोगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मानते हो इस बात को? हाँ, तो सर हम इस तरीके से अप्रोच नहीं करते क्वेश्चन को। तो सर दूसरी अप्रोच क्या है, देखो दूसरी अप्रोच ये है, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं, दो चीजें समझना बात को, कि अगर ये दो लाइन कई बार क्वेश्चंस के अंदर लिखी होती हैं तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए तुम्हें। इफ a and b are commute to each other, अगर कभी भी ये लाइन लिखी हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ए बी होगा वो बी ए के क्या होगा, इक्वल होगा। जनरली तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, जनरली ए बी और बी ए तो इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब ऐसी लाइन लिखी आ जाए कि ए और बी क्या हो जाए, कम्यूट टू ईच अदर हो जाए। और अगर ऐसा लिखा है, इफ ए एंड बी
आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर, एंटी कम्यूट टू ईच अदर, देन ए बी इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे, माइनस ऑफ बी ए। अगर एंटी कम्यूट बोल रहे हैं तो माइनस बी ए, और अगर कम्यूट बोल रहे हैं तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी ए हो गया। सर इसका हम यहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का आपने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, मतलब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यस और नो। हाँ सर, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a को a से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा, a स्क्वायर, फिर a का आपसे b से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा, ए बी, फिर b और a को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा, बी ए, और फिर b और b को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा, बी स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स अगर केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। ए एंड बी कैसे होने चाहिए, एंटी कम्यूट होने चाहिए। एंटी कम्यूट मतलब ए बी की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस बी है। तो अगर आप ए बी माइनस बी रखोगे, कट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यस सुन लो। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, एंटी कम्यूट मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ बी ए। तो आप केवल इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व मत करो, आप केवल इसको ध्यान दो, आप केवल इसको ध्यान दो। और क्या तुम ए बी, तुम्हें क्या निकालना है, ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। सर व्हाट इज ए बी, ए बी क्या हो गया, या तुम यहां से ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, या तुम यहां बोल सकते हो ए बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स। क्या ए बी निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमने निकाला था अभी, है ना, ए बी। अगर आपको ए बी निकालना है तो ये हो गया 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और ए 1 बी माइनस 1, तो जरा मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा, ये आ गया 1 माइनस बी, 1 सॉरी ए माइनस बी, है ना, 1 इंटू ए और माइनस बी, तो ए माइनस बी आ गया। फिर 1 प्लस 1, सर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2a माइनस बी, 2a माइनस बी आ गया, फिर 2 प्लस 1, सर 3 आ गया। ये तो आ गया ये आ गया ए बी आ गया, a माइनस बी 2, 2a माइनस बी और 3। सर बी ए निकालो, बी ए निकालो, तो बी ए निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो बी अगर निकालना है वो हो जाएगा, पहले बी आएगा a1 b माइनस 1 और 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर आ जाएगा a प्लस 2, a प्लस 2, पहला आ गया a प्लस 2, दूसरा आ गया माइनस a माइनस 1, तीसरा आ गया b माइनस 2, और चौथा आ गया माइनस बी प्लस 1। ये आ गया आपके पास क्या, ए बी ए। तो ये आ गया a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 2 और माइनस बी प्लस 1, और इक्वल टू क्या हो गया, नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0। बात सही है। तो अब पहले ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या लिखेगा, 2a माइनस बी और प्लस 2, और 2 मतलब माइनस ए प्लस 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस 2, है ना, क्योंकि b और b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b और प्लस 4, और दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो वी कैन से कि 2a माइनस बी प्लस 2 भी, ये भी 0 आ गया, पहली इक्वेशन। माइनस ए प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से भी a कितना आ गया सर, 1 आ गया, और माइनस बी प्लस 4, माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई सर 4, तो b 4 आ गया और a आ गया 1। अब b और 4 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा,
हाँ सर करना चाहिए, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके बनने चाहिए जीरो। ये तो जीरो बन ही गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो, क्या ये जीरो बनेगा? सर ए को अगर वन रखोगे टू, बी को अगर चार रखोगे -4 +2, हाँ सर जीरो बन गया। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा कंसेप्ट लगाने की जरूरत थी कि ए बी इक्वल टू क्या लगाना था? -ba लगाना था। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है? यस सर, बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और समझाता हूं, एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि कभी भी तुमसे ऐसा पूछा जाए ना कि ए की पावर ज्यादा है, मतलब ए की जो पावर है, मतलब यहां पर जो पावर है ये वाली चीज क्या है? ज्यादा है। अगर ये कभी भी आपको ज्यादा दिखे और ये निकालने के लिए आए, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है ए की पावर 10 निकालो, ए की पावर 100 निकालो, कुछ भी निकालो, मतलब पावर आपको ज्यादा दिख रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या बनेगा? एक पैटर्न बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या बनेगा? एक पैटर्न बन के आएगा। अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूं, आईआईटी जे में तो लाइन लगा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, है ना। यहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपको ए की पावर अगर ज्यादा है तो कभी ना कभी आपको पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न आपको विजुलाइज करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊं इस पे, लेट से ये देखो, मैं ए की पावर 100 निकालना चाहता हूं, है ना, ए टू दी पावर 100 निकालना चाहता हूं। पैटर्न हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन देख लें पहले। चलो ये वाला देखो पहले, है ना। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है ना, और आपको क्या निकालना है? आपको ए की पावर 32 निकालना है, ए की पावर 32 निकालना है। और ए की पावर 32 जो है ना वो इसके इक्वल है, ये भी ए की पावर 32 इसके इक्वल है। मतलब कंपैरिजन कर देंगे, ए की पावर 32 पहले मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको कंपैरिजन कर देंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। हमारा क्वेश्चन ये है। तो पहले ए की पावर 32 आपको निकालना पड़ेगा। देखो ए की पावर 1 तो गिवन है, अब ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर क्या होगा सर? ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा, है ना, ये हो गया साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। दोबारा से लिखो ए को, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बात डन है? यस सर। अब चलो मल्टीप्लाई करो, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2 अल्फा, आइडेंटिटी होती है। फिर बनेगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना होता है? साइन 2 अल्फा, तो माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा आ जाएगा। फिर बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज आल्सो इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा। फिर बनेगा माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2 अल्फा, बिल्कुल सही। ये तुम्हारा बन गया ए की पावर 2। तो तुम यहीं से एनालाइज कर सकते हो, यहीं से तुम एनालाइज कर सकते हो। जब ए की पावर 1 था तो यहां पर कॉस 1 अल्फा साइन 1 अल्फा साइन 1 अल्फा कॉस एन अल्फा। अगर ए स्क्वायर निकाला है तो यहाँ पे देखो 2 हो गया है, यहाँ भी 2 हो गया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं ए की पावर 32 निकालूंगा तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 32 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 32 अल्फा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 32 अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 32 अल्फा। उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर है। अब ए की पावर 32 किसके इक्वल है? 0 -1 1 और 0, 0 -1 1 और 0 के इक्वल है। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि कॉस 32 अल्फा किसके इक्वल होगा? 0 के। कॉस ऑफ 32 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। और मुझे बता दो भाई कॉस की वैल्यू 0 किस में होती है? π/2 पे होती है। तो 32 अल्फा इक्वल टू π/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/64। बात सही है? हाँ सर।
सर साइन 32 अल्फा ये भी -1 के इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 32 अल्फा दैट इज इक्वल टू -1। सर 1 और 1 कैंसिल, साइन की वैल्यू 1 किस में होती है, π/2 पर होती है, तो अल्फा यहां से भी कितना आ गया, π/64 आ गया। साइन 32 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1, सर ये आपने सॉल्व कर लिया, π/64 है, और ये भी आपने सॉल्व कर दिया सर, वो π/64 है, तो आंसर कितना आ गया, π/64 ही आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पावर आपको ज्यादा दिखे तो हमेशा क्या क्रिएट होता दिखेगा, एक पैटर्न क्रिएट होता दिखेगा। यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ए की पावर 1 गिवन है, तो तुम ए स्क्वायर निकालो पहले। व्हाट इज ए स्क्वायर? सर ए स्क्वायर होगा, ये 4 है, ये 1 -9 -2 है ना। अब ये क्वेश्चन आपको आगे अपना आप ही करना है, पैटर्न को सर्च आउट करना है, ठीक है। 4 1 -9 -2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 -9, 4 चौक 16 और -9, 16 -9 आ गया 7, 16 -9 कितना आ गया, 7 आ गया। तो 4 -2, सर 4 -2 आ गया 2, है ना, 4 -2, ठीक है। और -36 + 18 है ना, -36 + 18 तो कितना आ गया सर, -36 और +18 -18 आ गया, ठीक है भाई। हाँ सर, उसके बाद -9 + 4, -9 + 4, तो -9 + 4 आ गया -5, ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब तुम ए क्यूब निकाल लो पहले, थोड़ा सा और एनालाइज करो। तो 7 2 -18 -5, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ए से होगी। सर ए हो गया 4 1 -9 और -2, ठीक है, करो भाई। तो ये हो गया 7 चौक 28 -18, 28 -18, 28 -18 हो गया 10, 28 -18 कितना हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद 7 -4, सर 3 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद -72 + 45, तो -72 और +45 कितना आ गया सर, सर 7 6 में 4 के 2, -27 आ गया, ठीक है। उसके बाद सर -18 और +10, तो -18 + 10 मतलब -8। क्या दिख रहा है पैटर्न, कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। देखो ये 4 है, उसके बाद 3 आपने ऐड कर दिया तो 7 आ गया। ये 4 कैसे, देखो जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 7 है, और आपको पैटर्न दिख रहा है, देखो 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, मतलब हर बार 3 का एडिशन होके आ रहा है, हर बार 3 का एडिशन होके आ रहा है। बात सही है? हाँ सर। ठीक है, और यहां देखो, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। हाँ सर, ये भी पैटर्न दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर -9 था, उसके बाद -9 × 2 हो गया, मतलब बेसिकली जब ए की पावर 1 है तो आप लिख रहे हो -9 × 1, जब ए की पावर 2 है तो इसको लिख रहे हो -9 × 2, जब ए की पावर 3 है तो इसको लिख रहे हो -9 × 3। अरे यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। और यहां देखो, यहां पर देखो -2 है, फिर आपके पास -5 आ गया, मतलब देखो यहाँ पे हो रहा है ना, फिर आपने -3 ऐड कर दिया -8, तो हर बार देखो एक पैटर्न दिख रहा है भाई। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का, -3 का, इसमें इसमें डिफरेंस कितना है, -3 का, तो आपको ये भी दिख गया। बात सही है कि नहीं? तो तुम्हें साफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज a⁴ 100, अब ये आपका काम है कि ये आपको क्या करना है। ये बात तो क्लियर हो गई है, देखो अगर a की पावर 1 था
तो ये -9 इंटू 1 था। ए की पावर 100 है तो ये हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो क्लियर है। ए की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 है, ए की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 है, ए की पावर 100 अगर है तो यहाँ पर 100 है। आपको दो एलिमेंट सेट आउट कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। बस अब ये काम आपका है। कितना आएगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, यस और नो। बिल्कुल सही बात, पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से हम और भी अप्रोच कर सकते थे। देखो अप्रोचिंग देखो आप, ये जो ए आपके सामने लिखा है, ए कितना लिखा है आपके पास, 4 1 -9 और -2, है ना, बिल्कुल सही। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं a प्लस आई, है ना, या निकाल लो i प्लस ए, या निकाल लो i प्लस ए। सर i प्लस ए क्या होगा, जब इसके अंदर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करोगे तो ये बन जाएगा सर 4 + 1 5, ठीक है, 1 + 0 0, सॉरी 1, ये बन गया -9 और ये बन गया -1, बिल्कुल सही। ये i प्लस ए आ गया, ये i प्लस ए आ गया। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, ये i प्लस ए आ गया। अब सिंपली यहां पर क्या निकाल लो i प्लस ए की पावर 100 निकाल लो, मतलब इसकी पावर 100 निकालनी पड़ेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, बाइनोमियल थ्योरम। यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकता हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये कॉन्सेप्ट, बट मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने जेई के क्वेश्चंस करे हैं वहां पर ये कॉन्सेप्ट भी लगाया होगा। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। बस मुझे मतलब है इन दोनों एलिमेंट्स में क्या क्या होगा, क्या पैटर्न के थ्रू ये एलिमेंट्स होंगे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है भाई, हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है भाई, और आपको ये कंडीशन गिवन है, ठीक है भाई, और आपको निकालना है a टू दी पावर 4। फिर a टू दी पावर 4 को हम इसके साथ कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है सर। a टू दी पावर 4 निकालना है, तो a टू दी पावर 4 का मतलब हो गया a² इंटू a², और a² क्या है सर, वो है 4a प्लस अल्फा इंटू आई। दिस इज योर आई, दैट इज योर आई, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इंटू दोबारा से लिख दो 4a प्लस अल्फा इंटू आई, सर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 16a² और प्लस 4a अल्फा इंटू आई, 4a अल्फा इंटू आई, ठीक है, और ये हो गया अल्फा इंटू आई इंटू 4a, ठीक है सर। और ये हो गया सर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और आई इंटू आई, आई² होगा वो आई होगा, ठीक है भाई। अच्छा, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि ए को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं या पहले आइडेंटिटी में बाद में ए लिखूं तो इसका आंसर ए ही होता है, इसका आंसर ए ही होता है, यस और नो, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होता है, ए ही होता है। तो सिंपली, अच्छा यहां पर a² का दोबारा से वैल्यू पुट कर दो, कितना, ये आ जाएगा 4a और प्लस अल्फा इंटू आई, और ये क्या हो गया, ये हो गया सर देखो a इंटू आई, सर a ही हो गया, i इंटू ए, सर a ही हो गया, तो ये भी 4 अल्फा a है, ये भी 4 अल्फा a है, तो कितना आ गया सर, ये आ गया 8 अल्फा a, है ना भाई। ए आई भी a होगा, आई ए भी a होगा, तो 4 अल्फा a प्लस 4 अल्फा a कितना आ गया, 8 अल्फा a आ गया, और प्लस कितना गिवन है, आई अल्फा स्क्वायर इंटू आई, ये आ गया 64a प्लस 16 अल्फा इंटू आई प्लस अल्फा 8 इंटू अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई। तो ये देखो यहां से कॉमन कितना आ गया सर, ए कॉमन आ गया, तो 64 प्लस 8 अल्फा की वैल्यू आ गई इंटू ए, और यहां पर सर मैंने 16 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई ये लिख दिया। ये मेरे पास ए की पावर 4 आ गया, और ए की पावर 4 ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई सर, 28 के इक्वल हो गई, मतलब 64 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 28, तो 8 अल्फा इक्वल टू आ गया कितना भाई,
सर -34 है ना, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -17/4। सही लिखा है मैंने? 28 -64। सर कितना आ गया? 24 और 4 28, -28/8 आ गया, तो -17/4 आ गया। ठीक है भाई। और 16 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई सर? बीटा के इक्वल हो गई। और अल्फा की वैल्यू सर ये है, तो यहां पुट कर दो, तो 16 इंटू -17/4 और प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, 17 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 हो गया, दैट इज इक्वल टू बीटा। यस और नो? इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये? एक काम करो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा देखो कितना, 64 मल्टीप्लाई बाय 17 -1088 और प्लस 289 डिवाइड बाई कितना आ गया? 16 आ गया, -1088 -799 आ गया। कुछ गड़बड़ करी है क्या? कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है? कैलकुलेशन गलत क्यों हो रही है? एक बार देख लें दोबारा से। सर ए स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने 4a प्लस अल्फा इंटू आई, 4a प्लस अल्फा इंटू आई, 16a स्क्वायर, और ये 4a अल्फा आई, ठीक है, 4a अल्फा आई, ठीक है, अल्फा स्क्वायर आई, ठीक है। तो 16 और 4a प्लस अल्फा आई द्वारा रख दिया मैंने, ठीक है, और ये दोनों हो गए सर 8 अल्फा आई, ठीक है भाई, और प्लस अल्फा स्क्वायर आई, ठीक है, तो ये हो गया 64 प्लस 16 अल्फा आई, ठीक है भाई, ये हो गया, तो 64 प्लस 8 अल्फा, तो ये हो गया इक्वल टू 28 हो गया, ठीक है, तो 8 अल्फा इक्वल टू -36 होगा यार ये, अल्फा इक्वल टू आ गया -36/8। सही है ना? तो ये आ गया -19/4, -19/4 आएगा। सॉरी, -19/4 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं ये? चार से कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, -9/2 आएगा, -9/4 नीम 36, 4 दूनी 8, ठीक है, 36 प्लस 28, हाँ सही है। अब यहाँ पुट कर दो 16 मल्टीप्लाई -9/2 और प्लस 81/4, दैट इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे 4 एलसीएम आ गया, और क्या हो गया, 16 दूनी 32, 32 9 जा 32 9 जा 9 2 जा 18, 27 28, यानी कि 228 प्लस 81, मतलब -288 और प्लस 81, कितना आ गया भाई ये? -207/4। बड़ी गंदी सी वैल्यू आ रही, कुछ है ऐसा? हाँ है भाई। कई कई बार ऐसी वैल्यू भरोसा नहीं होता कि ये आंसर में होंगे भी नहीं होंगे, खुद पे डाउट होने लगता है कि यार ये तो गलत आ रहा है यार। तो -207/4, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है सर? ए आपको गिवन है, सर बी भी आपको गिवन है, और आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज ए स्क्वायर? सर ये हो गया अल्फा 0 1 और 1, दोबारा से अल्फा 0 1 और 1, तो ये आ गया सिंपली कितना, अल्फा स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0, अल्फा स्क्वायर 0 प्लस 0 सर 0, अल्फा प्लस 1, फिर 1 आ जाएगा,
और ए स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, बी के, तो ए स्क्वायर कितना है, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, और बी आपके पास गिवन है 1 0 और 5 1। सर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दो, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, एंड 0 इक्वल टू 0, ठीक है, और अल्फा प्लस 1 आपके पास 5 आ गया, एंड सर 1 इक्वल टू 1 है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई +-1, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई सर 4, लेकिन क्या कॉमन वैल्यू कुछ है, नहीं है भाई। 1 पुट करोगे तो 1 पे ये 1 0 2 1 आएगा, 1 0 5 1 है, तो आपस में इक्वल नहीं होगा। -1 पुट करोगे 1 0 0 1 आ जाएगा, तो 1 0 5 1 की 1 है, ये भी इक्वल नहीं होगा। 4 रखोगे 16 0, यहाँ पे 1 0 है, तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है कुछ भी दोनों में, तो आंसर क्यों दोगे। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, नो वैल्यूज ऑफ अल्फा, नो वैल्यूज ऑफ अल्फा, यही आपका फाइनल आंसर। बोलो सही है, हाँ सर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं इस मैट्रिसेस से, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अभी तक की बातें उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन वही है, देखो हायर पावर वाला क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, पहले ए की पावर 30 तक पहुंचना है, मतलब ए पर पैटर्न दिखेगा, ए की पावर 25 है, वो भी निकाल सकते हो। दोनों का डिफरेंस आपको देखना है क्या आएगा, इसमें दोनों को ऐड करके ए में ऐड करके क्या आएगा। तो एक बार इसको अपने एंड से सॉल्व करना। यहाँ पर दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। एक बार ए की पावर 30 पैटर्न बना के आप निकाल सकते हो, ए की पावर 25 पैटर्न बना के आप निकाल सकते हो, और फिर आप ऑप्शंस को चेक करोगे वैल्यूज पुट करके, ठीक है। हाँ सर, हो जाएगा सर, ठीक है भाई। यहां पर आगे अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की ट्रेस, सॉरी ट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है भाई। द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 1 0 1 3 0 0 5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, और आप इसका क्या निकालना चाहते हो, ट्रेस निकालना चाहते हो, ट्रेस। तो ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी आर और अंदर लिख देते हैं ए। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। सर डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, यहां पे क्या क्या है सर, वो है 1 1 और 5, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 + 1 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 7 आ गया। लेकिन ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़ी काम की प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, ध्यान देना, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको ट्रेस ऑफ के ए निकालना है, कि कोई मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है, उसको तुमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई, उसका ट्रेस निकालना है, तो तुम क्या करो, पहले मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकाल लो और फिर उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। के क्या चीज है, कोई कांस्टेंट है, के क्या चीज है, कोई कांस्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप निकालना चाहते हो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, मतलब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको आपने ऐड किया, उनको आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसका आप ट्रेस निकालना चाहते हो, तो ऐसा मत करो। आप क्या काम करो, सर ए का ट्रेस निकाल लो प्लस माइनस बी का ट्रेस निकाल लो, बस। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जो आपकी क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन है यहां पर a + 2b = गिवन है ये वाला मैट्रिक्स, और 2a - b = गिवन है ये वाला मैट्रिक्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। देखो दो तरीके हैं, या तो देखो तुमने दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल को सॉल्व करना आप जानते ही हो, है ना। तो यहां पर दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं a और b। बहुत इजीली आप क्या करोगे, सर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4a - 2b, और यहाँ पे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको पता ही है ना।
फिर आप क्या करोगे, 2a, ये 4a माइनस 2b हो गया, ये a प्लस 2b हो गया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a को वापस से पुट कर देना तो b आ जाएगा। फिर a और b मैट्रिक्स आपको मिल गई, उसके बाद आप a का ट्रेस निकाल सकते हो और b का भी ट्रेस निकाल सकते हो, आप अपना आंसर निकाल सकते हो। यस और नो? मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं क्या काम करना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहता हूं, अगर a प्लस 2b गिवन है तो मैं a प्लस 2b का ट्रेस निकालता हूं, मैं दोनों साइड का ट्रेस निकाल लेता हूं। इसका ट्रेस हो गया ये, इसका ट्रेस क्या होगा सर, इसका ट्रेस होगा इन तीनों का एडिशन, तो 2 माइनस 3 सर -1 आ गया। प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी कि ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस b अलग अलग ट्रेस हो जाता है, ये वही हो गया। इसको लिख सकते हो ट्रेस ऑफ a और प्लस ट्रेस ऑफ 2b। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान देना, कि ट्रेस ऑफ k क्या होता है, k बाहर आ जाता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ a, ये हो गया सर 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ b, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सही है? हाँ सर। सेम चीज यहां पे करो, यहां भी दोनों साइड का ट्रेस ले लो, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी दैट इज इक्वल टू, सर इसका ट्रेस कितना हो जाएगा सर, 4 माइनस 1 सर 3 आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए और माइनस ट्रेस ऑफ बी और दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज सेकंड इक्वेशन। हो जाए क्वेश्चन अब बहुत आराम से, देखो कैसे होगा। एक काम करो सर, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4 ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 ट्रेस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 6। और एक इक्वेशन क्या है सर, ये वाली है, दैट इज ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी और दैट इज इक्वल टू -1। दोनों को तुम ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 ट्रेस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 5, तो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू आ गई सर 1। इसको सर यहां पुट कर दो, तो ट्रेस ऑफ 1 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू -1, तो ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई -1। अब आपको निकालना क्या है, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए 1 है और ये है सर -1, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़िया प्रॉपर्टी लगा के काम हो गया। तो ट्रेस ऑफ ए के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूं आज वाली बात एकदम क्लियर होगी। और आज हम क्लास 1 आवर की रखेंगे, है ना? ठीक है भाई, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जी एडवांस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ट्रेस, जैसे हमें पता ही नहीं था ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज होता है, मतलब उसने ये भी दे दिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, ए क्या चीज है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 का मैट्रिक्स एज्यूम कर लो सर, क्या ले सकते हैं सर, ए बी सी डी, ये 2x2 का मैट्रिक्स मैंने एज्यूम कर लिया। आगे क्या बोला गया, ट्रेस ऑफ ए कितना गिवन है सर, ट्रेस ऑफ ए गिवन है 3, तो भैया ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए गिवन है 3, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस डी, ए प्लस डी जो गिवन है वो गिवन है 3, पहली इक्वेशन। और ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना गिवन है, -18, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, मतलब ए बी सी डी और ए बी सी डी निकालो भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ठीक है। ए सी प्लस सी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है सर। ये आ गया ए स्क्वायर। अब निकालो ए क्यूब, सर ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए होगा, सर ए स्क्वायर गिवन है, हाँ सर ये रहा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ये हो गया ए सी प्लस सी डी और ये हो गया बी सी प्लस डी स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई ए से करनी है, ए क्या है
सर ABCD है। अब देखो तुम्हें एक्चुअल में निकालना क्या है सर, ट्रेस ऑफ ए क्यूब निकालना है। मतलब आपको बेसिकली दो एलिमेंट की जरूरत है, एक तो सर ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट। यस और नो? हाँ सर। तो हम इनको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं इसकी। तो सर ये वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस ए बी सी, ए क्यूब प्लस ए बी सी। ठीक है भाई। और ये हो गया ए बी सी प्लस बी डी सी, ए बी सी और प्लस बी डी सी। ठीक है सर। अब तुम्हें निकालना है ये वाला एलिमेंट, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब ये वाली चीज को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। तो ये आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी और प्लस बी सी डी, बी सी डी, और फिर ये करेंगे बी सी डी और प्लस डी क्यूब, बी सी डी और प्लस डी क्यूब, है ना। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ गया ए बी सी प्लस बी सी डी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो बी सी डी और प्लस डी क्यूब। अब तुम्हें इन दोनों का सम करना है ना। आपको तो केवल ट्रेस से मतलब है ना। तो ट्रेस क्या हो गया, देखो इसको प्लस इसको करेंगे तो मतलब ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ये कितना गिवन है, -18। ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना हो गया सर, ए क्यूब प्लस डी क्यूब, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सर ए बी सी प्लस ए बी सी और ए बी सी कितना आ गया, 3ABC आ गया, प्लस ए बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, ये भी कितना आ गया, 3BCD आ गया। दैट इज इक्वल टू -18। सर ए क्यूब प्लस बी डी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस डी और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी, और इन दोनों में कॉमन ले लो सर, 3BC क्या बचा, ए प्लस डी, दैट इज इक्वल टू -18। सर ए प्लस डी की वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी 3 है, तो यहां पुट करो तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी और प्लस 3BC इंटू 3BC, 3BC इंटू 3, तो ये आ गया 9BC, दैट इज इक्वल टू -18। ठीक है ना? हाँ सर, है ना। ए प्लस डी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9BC हो जाएगा। अब क्या करो सर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हो, ए प्लस डी का होल स्क्वायर और -2AD, और एक -AD ऑलरेडी है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, और प्लस 9BC हो गया, दैट इज इक्वल टू -18। तो ये आ गया 3, ए प्लस डी कितना था, 3 था, तो ये 9 माइनस ये आ गया 3AD, है ना, और प्लस 9BC दैट इज इक्वल टू -18। ये आ गया 27 माइनस 9AD और प्लस 9BC दैट इज इक्वल टू -18। ठीक है भाई? हाँ सर। 27 माइनस 9 कॉमन ले लो तो AD माइनस BC आ गया इक्वल टू -18। ठीक है भाई? तो 9 इंटू AD माइनस BC आ गया 45, तो यहां से AD माइनस BC की वैल्यू आ गई 5। सर निकालना क्या हमें, हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब आपको अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो वैल्यू कितनी होगी, AD माइनस BC होगी। अच्छा ये तो निकल चुका है ना, AD माइनस BC आ चुका है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कितना आ गया, 5 ही आ गया। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, एडवांस का क्वेश्चन था, और यू कैन सी कितना आसान क्वेश्चन था ये। डन है भाई? यस सर, एकदम क्लियर है सर, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इज कैसे ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी मैं डिटरमिनेंट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा कर देता हूं। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं भाई, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 1 3 1 2 1 0 1, तो ट्रांसपोज अगर लिखना है तो ट्रांसपोज लिखने का तरीका होता है ए के ऊपर टी लगा दो। क्या करो, आपके पास 3 रोज हैं, इनको तुम कॉलम बना दो। पहली रो को कॉलम बना दो 1 2 1, दूसरी रो को कॉलम बना दो 3 1 2, तीसरी रो को कॉलम बना दो 1 0 1। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया।
ये आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। बस ऐसे निकालना है ट्रांसपोज। लेकिन बात आती है सर इसकी प्रॉपर्टी की। इसमें प्रॉपर्टी बड़ी शानदार है सर। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप a प्लस बी या a माइनस बी का ट्रांसपोज लिखना चाहते हो तो ट्रांसपोज दोनों पे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब क्या लिखोगे, a ट्रांसपोज, है ना, a ट्रांसपोज और प्लस माइनस b ट्रांसपोज। बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। जब मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, तब ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं लिख रहा हूं ए बी का ट्रांसपोज, तो हमेशा रिवर्सल लॉ लगता है सर। पहले आएगा बी ट्रांसपोज और फिर आएगा ए ट्रांसपोज। मतलब ये दो मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है। आप कितनी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रिवर्सल लॉ लगेगा। सबसे पहले आएगा सी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आपको दिख जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप a टू दी पावर n की ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो पहले a ट्रांसपोज निकाल लो, उसकी पावर n निकाल दो। ये भी प्रॉपर्टी बड़ी काम की होगी और क्वेश्चन में ही यूज करेंगे। जैसे लेट से अगर आपको निकालना है a की पावर 3 का ट्रांसपोज, तो पहले a का ट्रांसपोज निकाल दो, उसकी पावर 3 निकाल दो। बात एकदम बराबर होगी, सेम होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोज वाला पार्ट। तो आज हम ट्रांसपोज तक रखते हैं और ट्रांसपोज से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ट्रांसपोज के क्वेश्चन से ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बढ़िया तरीके से। और अब तुम्हारा जो होमवर्क है वो ये है, डीपीपी नंबर 1 मैंने शेयर की है, उसमें 15 क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके अलावा अभी कुछ नहीं करना। अभी केवल आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अभी आपको केवल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और डिटरमिनेंट के कौन से क्वेश्चंस कर रहे होंगे आप लोग, जेई के पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, है ना। जेई के पीवाईक्यूज थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे होंगे, वही आपको करना है। एक बच्ची पूछ रही थी माही की, सर क्या हम एनसीईआरटी करी हुई है, एनसीईआरटी करें? तो तुम एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के बाद आरडी शर्मा कर लेना। इतना करके चलो, हो जाएगा काम। ठीक है ना, इतना ही करके चलना। बाकी जो बच्चे जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करे हुए हैं, वो अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो जेई के विभाग से करके चलना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है तुम्हारे लिए। ठीक है, यस। तो बस ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में और लेक्चर नंबर 2 के साथ मैट्रिसेस के। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू और बाय बाय।